देखिए, इसके फर्स्ट वीडियो में हमने राष्ट्रकूट वंश के बारे में बता दिया है। अब देखते हैं हम राष्ट्रकूट शासनकाल की विशेषताएं। पहली विशेषता क्या है इसकी? प्रशासनिक व्यवस्था में राजा सर्वोच्च अधिकारी होता था तथा वह मंत्रियों की सहायता से अपना शासन सुचारू रूप से चलाता था। यहाँ से कुछ चेंज होता है। पल्लव वंश में क्या होता था? शासन इनका सुव्यवस्थित रहता था, है ना, कोई मंत्री अंत्री नहीं होता था। लेकिन इसमें देखिए क्या हो गया कि प्रशासनिक व्यवस्था में राजा इनमें क्या होता था? सर्वोच्च अधिकारी होता था तथा वह किसकी सलाह से? मंत्रियों की सलाह से अपना काम करता था। दूसरा, राष्ट्रकूट राजा शिक्षा एवं कला के संरक्षक थे। जो राष्ट्रकूट राजा थे वे शिक्षा एवं कला के संरक्षक थे। संरक्षक मतलब उनकी रखवाली करने वाले थे, देखरेख करने वाले थे। अमोघ वर्ष प्रथम एवं उच्च कोटि का लेखक अमोघ वर्ष प्रथम एक उच्च कोटि का लेखक था। इस वंश के शासकों ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया, अपने इष्ट देवताओं शिव व विष्णु की विशाल प्रतिमाएं बनाई। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि राष्ट्रकूट शासन काल में शिव के साथ साथ विष्णु जी की भी उपासना होने लगी। जो राष्ट्रकूट के शासक थे वो शिव के साथ साथ विष्णु जी यानी शिव जी और विष्णु जी दोनों को ही मानते थे और उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। ये उनके क्या थे? इष्ट देवता थे। आगे देखते हैं तीसरा, कल्याणी के चालुक्य। राष्ट्रकूट शासक कर्कद्वती को परास्त कर चालुक्य शासक तैलप द्वितीय ने अपने राज्य की स्थापना कर कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया। तो जो चालुक्य राष्ट्रकूट वंश के जो शासक उनको हराकर चालुक्य वंश के चालुक्य शासक कौन था? तैलप द्वितीय ने किस राज्य की स्थापना की? अपने राज्य की स्थापना करके, चालुक्य शासन के राज्य की स्थापना करके कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया। इसलिए ये कल्याणी चालुक्य कहला। इसलिए इनको क्या बोला जाने लगा? कल्याणी चालुक्य। आगे देखते हैं, तैलप द्वितीय ने लगभग 24 वर्षों तक शासन चलाया। इस वंश के अन्य प्रमुख सत्याश्रय सोमेश्वर प्रथम, विक्रमादित्य पंचम व जयसिंह आदि हुए। अब चालुक्य शासनकाल की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। तो इसकी फर्स्ट विशेषता क्या है? चालुक्य राजा उदार व कला प्रेमी थे। जो चालुक्य वंश के राजा थे वो उदार और तथा कला प्रेमी थे। उनको कला से बहुत ज़्यादा प्रेम था। वे सभी धर्मों का आदर करते थे। ब्रह्मा विष्णु व शिव में इनकी विशेष आस्था थी। यह उनके द्वारा बनवाए गए मंदिरों से स्पष्ट होता है। जो चालुक्य राजा थे वो सभी धर्मों का आदर करते थे, उनका सम्मान करते थे और उन्होंने ब्रह्मा विष्णु व शिव जी की यानी वो सबसे ज़्यादा किनको मानते थे? ब्रह्मा विष्णु और शिव जी को। इसका हमें किसके द्वारा पता चलता है? इनके द्वारा बनाए गए मंदिरों से पता चलता है। चालुक्य कला की एक प्रमुख विशेषता हिंदू देवताओं के लिए चट्टानों को काटकर मंदिरों का निर्माण करवाना था। विरूपाक्ष का मंदिर इस काल का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर था। चालुक्य शासन काल में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण मंदिर बनाया गया था? विरूपाक्ष का मंदिर। फिर चौथा आता है चेर राज्य। तो चेर राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं हम। अशोक के शिलालेखों के अनुसार चेर वंश की स्थापना बहुत प्राचीन काल में हुई। उनके राज्य में मलाबार, त्रावणकोर और कोचीन सम्मिलित थे। चेर राज्य के बंदरगाह व्यापार के बड़े केंद्र थे। क्या पता चलता है हमें चेर राज्य के बारे में? अशोक के शिलालेखों के अनुसार चेर वंश की स्थापना बहुत प्राचीन काल में हुई थी। इससे क्या पता चलता है कि जो अशोक के शिलालेख हैं उनको देखकर हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि जो चेर वंश की स्थापना हुई थी वो बहुत ही प्राचीन काल में हुई थी। उनके राज्य में मलाबार, त्रावणकोर और कोचीन सम्मिलित थे। उनके राज्य में कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित थे? मलाबार, त्रावणकोर और कोचीन। चेर राज्य के बंदरगाह व्यापार के बड़े केंद्र थे और चेर राज्य के जो बंदरगाह थे वो व्यापार के बड़े केंद्र थे, यानी इन्हीं के द्वारा सबसे बड़े बड़े व्यापार होते थे। आगे देखते हैं, चोल वंश से चेर वंश के वैवाहिक संबंध थे। जो चोल वंश थे वो चेर वंश से वैवाहिक संबंध रखते थे। ये अधिक समय तक शासन नहीं कर सके और इनका शासन अधिक समय तक नहीं चला। 8वीं शताब्दी में पल्लवों ने, 10वीं शताब्दी में चोलों ने तथा 13वीं शताब्दी में पांड्यों ने चेर राज्य पर अधिकार कर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। तो क्या हुआ यहाँ? 8वीं शताब्दी में पल्लवों ने, 10वीं शताब्दी में चोलों ने तथा 13वीं शताब्दी में पांड्यों ने चेर राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और चेर राज्य का यहाँ से दमन हो गया। अब इसके बाद देखते हैं हम कौन सा राज्य आता है? पांड्य राज्य। तो पांड्य वंश प्राचीन तमिल राज्यों में से एक प्रमुख वंश था जिनकी राजधानी मदुरई थी। पांड्य राजाओं में अतिकेसरी मारवर्मन प्रसिद्ध शासक रहा, है ना। तो देखिए पांड्य राज्य में क्या हुआ? पांड्य वंश प्राचीन तमिल राज्यों में से एक प्रमुख वंश था जिसकी राजधानी क्या थी? मदुरई, है ना। पांड्य राजाओं में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? अतिकेसरी
मारवर्मन, जिसने 7वीं शताब्दी में चेरों को हराया और चालुक्यों का साथ देकर पल्लवों को हराया तथा अपना राज्य विस्तार एक छोटे से भाग में किया। जिसने क्या किया? 7वीं शताब्दी में चेरों और पल्लवों को हराकर चालुक्यों का साथ देकर, पहले उसने चेरों को हराया और चालुक्यों का साथ देकर पल्लवों को हराकर अपने राज्य का विस्तार कर लिया, है ना, एक छोटे से भाग में किया। 9वीं शताब्दी में जटावर्मन सुंदर प्रथम के 9वीं शताब्दी में जटावर्मन सुंदर प्रथम के प्रयासों से पांड्यों की शक्ति और चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। उसने चेर, चोल, काकतीय, होयसल आदि शासकों को हराया और कांची पर भी अपना अधिकार कर लिया। कौन सी शताब्दी में? 9वीं शताब्दी में। पांड्य राजाओं द्वारा अनेक मंदिर बनवाए गए, जिनमें श्रीरंगम व चिदंबरम के मंदिर प्रसिद्ध हैं। ये किनके द्वारा बनाए गए हैं? पांड्य राजाओं द्वारा। 13वीं शताब्दी के अंत में यह राज्य समाप्त हो गया और यह शासन कब तक चला? 13वीं शताब्दी तक, और इसके अंत में शासन समाप्त हो गया। फिर अगला आता है अपना चोल साम्राज्य। 9वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी तक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ भागों व कर्नाटक पर शासन करने वाला चोल वंश दक्षिण क्षेत्र में सर्वाधिक शक्तिशाली रहा। कब से? 9वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी तक, है ना। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों और कर्नाटक पर, कहाँ शासक किया इसने? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ भाग तथा कर्नाटक पर शासन करने वाला चोल वंश दक्षिण क्षेत्र में सर्वाधिक शक्तिशाली रहा। किस क्षेत्र में? दक्षिण क्षेत्र में। इस काल के चोल राजाओं को इतिहासकारों ने शाही चोल कहा है। क्या कहा है इस काल के चोल राजाओं को इतिहासकारों ने? शाही चोल। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। किसने की थी? जो चोल साम्राज्य था उसकी स्थापना विजयालय ने की थी। उसने तंजौर के पल्लवों को हराकर तंजौर पर अधिकार कर लिया था। उसने किसको हराया था? पल्लवों को हराकर उनके तंजौर पर अपना अधिकार कर लिया था। परांतक प्रथम ने मदुरई के पांड्य राजाओं को हराकर दक्षिण में अपनी सीमाओं का विस्तार कर मदुरई कोडावन अर्थात मदुरई का विजेता क्या हुआ? परांतक प्रथम जो था उसने मदुरई के पांड्य को हराकर मदुरई का विजेता बन गया और उसे क्या नाम दिया गया? मदुरई कोडावन की उपाधि धारण कर ली। इस वंश का सर्वाधिक पराक्रमी राजा राजराज प्रथम हुआ। इस वंश में कौन सा सबसे पराक्रमी राजा था? राजराज प्रथम, जिसने अपनी योग्यता, पराक्रम व राज कौशल से एक विशाल चोल साम्राज्य की स्थापना की, एक निर्माण कराया। उसने चेर शासकों को हराकर केरल पर, पांड्य राजा को हराकर मदुरई पर अधिकार कर लिया। क्या क्या किया उसने? चेर शासकों को हराकर केरल पर अधिकार कर लिया और पांड्य राजा को हराकर मदुरई पर अधिकार कर लिया तथा श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर उसे अपने साम्राज्य का प्रांत बनाया और उसने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रांत का नाम उसने मुम्मादी चोल मंडलम रखा और उसका नाम इसने क्या रख दिया? मुम्मादी चोल मंडलम। वह उसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय थी और यह उसकी किसकी? राजराज प्रथम की सबसे महत्वपूर्ण विजय थी। राजराज ने वेंगी के चालुक्यों को भी हराया तथा समुद्री साम्राज्य के निर्माण व अपने वाणिज्य व्यापार को बढ़ाने तथा उस पर नियंत्रण रखने हेतु कलिंग व लक्षद्वीप के पुराने द्वीपों व मालद्वीपों को भी उसने जीत लिया, है ना। क्या किया? राजराज ने वेंगी के चालुक्यों को भी हराया तथा समुद्री साम्राज्य के निर्माण व अपने व्यापार को बढ़ाने पर तथा उस पर नियंत्रण रखने हेतु कलिंग व लक्षद्वीप के पुराने द्वीपों व मालद्वीपों को भी जीत लिया और उनको जीतकर एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। उसने अनेक उपाधियां ग्रहण की। अब देखिए, देखते हैं ब्रैकेट में क्या लिखा गया है। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर का प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर बनवाया था, जो परकोटे में स्थित है और लगभग 165 मीटर और 165 मीटर क्रॉस 85 मीटर में बना है। जमीन से इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 94 मीटर। जो राजराजेश्वर मंदिर वो किसने बनवाया है? राजराज प्रथम ने बनवाया है और ये लगभग कितने 165 बाय 85 मीटर पर बना हुआ और ये इसकी ज़मीन से ऊंचाई कितनी है? लगभग 94 मीटर, है ना। इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे।